वायुसेना के इतिहास में पहला अवसर। अब वायुसेना के 4 यूनिट को एक साथ मिलेगा प्रेसिडेंट्स कलर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मानित। पीएम मोदी का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा। पश्चिम बंगाल के नादिया में करेंगे जनसभा। 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। भाजपा ने 200 सीटों पर तय किए उम्मीदवार। आज कल में जारी हो सकती है पहली लिस्ट। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में होगी सुनवाई। आज मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मुरैना और ग्वालियर में करेंगे रोड शो। कई जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। अगले 2 दिनों में बदलेगा यूपी का मौसम। कई जिलों में जारी किया गया ओलावृष्टि का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे इसी तैयार और चुनाव का इंतजार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग की टीम की आज आखिरी बैठक है और यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ ये बैठक होनी है। चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा बैठक में शामिल होंगे। इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी निर्वाचन आयोग की बैठक की जाएगी और बैठक में आबकारी, जीएसटी, नारकोटिक्स समेत कई एजेंसी भी शामिल होंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सारी ही तैयारियां की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी लखनऊ से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग की टीम की आज आखिरी बैठक बताई जा रही है। तो यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ ये बैठक होनी है। और अब बात करते हैं प्रत्याशियों पर मंथन की। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की एक खबर आ रही है, जहां पर यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज होनी है, जिसको लेकर के प्रत्याशियों पर भी मंथन किया जाएगा। सुबह तकरीबन बताया जा रहा है कि 11:30 बजे के करीब ये बैठक होगी और बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक होगी। केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में तय बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में बची हुई सीटों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। विधान परिषद की 13 एमएलसी सीटों के प्रत्याशियों पर भी चर्चा की जाएगी। विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होना है, जिसको लेकर के बैठक की जाएगी, चर्चा की जाएगी और पूरी तरह से प्रत्याशियों को लेकर के मंथन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक का हिस्सा होते नजर आएंगे। तो बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ चूंकि सूबे के मुखिया हैं वो शामिल होंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। संगठन मंत्री महामंत्री धर्मपाल भी शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। कई अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ चुनाव को लेकर के भी चर्चा की जानी है। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक होगी। सुबह तकरीबन 11:30 बजे का समय नियत किया गया है, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक होगी और केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में तय बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। और लखनऊ से संदीप इसी खबर पर है। संदीप, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार की जो बैठक होगी काफी महत्वपूर्ण होगी और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चाएं की जाएंगी। यानी कि ये यूपी की बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है। अब से 11:30 बजे के आसपास जो है इस बैठक बीजेपी कार्यालय में होगी और इसका जो नेतृत्व होगा उसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएंगी। यानी कि विधानसभा की 13 एमएलसी सीटें हैं जो प्रत्याशियों को लेकर जिसमें चर्चाएं होनी है, उस पर चर्चा होगी। विधान परिषद की जो 21 सीटें हैं, जो 21 मार्च को चुनाव होना है जिसका, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ में कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर
निरंतर जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि इन बिंदुओं पर कैसे चर्चा हो। तो उसको लेकर के ये चर्चाएं काफी महत्वपूर्ण होंगी, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, ये दोनों लोग शामिल रहेंगे। इसके साथ ही साथ हम डिप्टी सीएम की अगर बात करते हैं तो दोनों डिप्टी सीएम जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिससे कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लेकर के जो रणनीतियां हैं उन पर चर्चाएं की जा सकें। बिल्कुल संदीप, और देखा भी जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से अपनी ताकत जो है झोंकने में लगी हुई है। चुनाव कोई भी हो, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि अब ये चुनाव भी नजदीक है, 21 तारीख को बताया जा रहा है कि 21 तारीख को लेकर के भी बेहद ये चर्चा की जाएगी। आज जो की बैठक होने वाली है कोर कमेटी की, और क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक के दौरान? देखिए बिल्कुल कई ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी चर्चा करना चाहती है। और चर्चा ये है कि जिस तरीके से सहयोग दल के जो सहयोगी दल हैं उन पर भी मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को उतारना है तो उस पर कैसे चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जो सीटें हारी थी 2019 के चुनाव में, उन चुनाव को लेकर के भी चर्चा की जाएंगी कि कौन से प्रत्याशी की कहां पर पकड़ बढ़िया है, बेहतर बन रही है। यानी कि इसके साथ ही साथ बहुत सी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उतरेंगे तो उनके सामने कैसे अपना प्रत्याशी उतारेंगे, इस पे चर्चा की जाएगी। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज की कोर कमेटी की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे और जिससे कि लोकसभा चुनाव में काफी कारगर सिद्ध हों। पूरी जानकारी देने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। तो इस वक्त की ये अहम खबर बता रहे हैं, बैठक होने जा रही है कोर कमेटी की, और केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में तय बिंदुओं पर भी बताया जा रहा चर्चा की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। बैठक में बची हुई सीटों को लेकर भी ये चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे, और दोनों ही डिप्टी सीएम इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। विधान परिषद की 13 सीटों के प्रत्याशियों पर भी चर्चा की जाएगी। तो विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होना है, जिसको लेकर के ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक की जानी है। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है, और बेहद देखा जा रहा है कि सीएम योगी की सौगात लगातार देखने को मिल रही है। 2 दिनों के दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और आज 1007 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी देते नजर आएंगे। तो इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं, बेहद अहम है। और कल वेटरनरी कॉलेज की आधारशिला भी रखते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिनों के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर को सीएम की सौगात देखी जाएगी। 1007 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी देते नजर आएंगे। कल वेटरनरी कॉलेज की आधारशिला भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ रखते नजर आएंगे। तो सौगातों की बौछार देखी जाएगी गोरखपुर में। 2 दिनों के दौरे पर आएंगे सीएम योगी, और कई करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी देते नजर आएंगे। तो बेहद अहम दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इसके साथ ही साथ गोरखपुर को सौगात देंगे। वेटरनरी कॉलेज की आधारशिला भी रखते नजर आएंगे। 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे, और ये दौरा बेहद खास बताया जा रहा है। 1007 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी देते नजर आएंगे। तो गोरखपुर के लिहाज से बेहद अहम बताया जा रहा है ये दिन रहेगा, और ये दोनों ही दिन, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है योगी आदित्यनाथ का, और इस दौरे के दौरान देखा जाएगा कि गोरखपुर को अहम सौगात भी देते नजर आएंगे। और बात करेंगे मार्च में बेईमान मौसम। दिल्ली से खबर बता देते हैं आपको, जहां पर एनसीआर में मौसम ने फिर से करवट ली है। हल्की बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज जो है बदलता नजर आया है। ज्यादा बारिश से फसलों को भी नुकसान हो सकता है। गेहूं और सरसों की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। बारिश से सब्जियों को भी फायदा होगा, ऐसा बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। तो ज्यादा बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। मार्च में बेईमान मौसम नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी देखी जा रही है। मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट भी देखा जा रहा है।
कई फसलों को नुकसान हो सकता है तो कई फसलों को इसका फायदा भी मिल सकता है, ऐसा मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। गेहूं और सरसों की फसलों को नुकसान हो सकता है, इसके साथ ही साथ बारिश से सब्जियों को फायदा हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। जानकारी ऐसी है। इसके साथ ही साथ एनसीआर में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का जो रुख है बदलता नजर आया है, और ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि यूपी के कई जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी देखी गई है। तो कहीं आंधी तो कहीं ओलावृष्टि भी देखी गई है। तो दिल्ली से सटे जो राज्य हैं या जिले हैं वहां पर भी देखा जा रहा है कि जो हल्की बूंदाबांदी है वो भी नजर आ रही है, और कहीं भारी बारिश भी देखी जा रही है, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि फसलों को भी नुकसान हो सकता है। खास तौर पर अगर बात करें गेहूं और सरसों की फसलों की, तो गेहूं और सरसों की फसल भी अब बताया जा रहा है कि नुकसान हो सकता है, किसानों को नुकसान पहुंच सकता है इस बारिश से। लेकिन जो सब्जी है, सब्जियों के जो खेत हैं उनको फायदा पहुंच सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो ज्यादा बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर यूपी में फिर बदला है मौसम का मिजाज, और राजधानी में आंधी के साथ साथ हल्की बारिश भी देखी गई। 65 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसमें से अगर बात कर ले कानपुर, झांसी और मेरठ की, तो मथुरा में भी तेज बारिश देखी गई, कानपुर में भी बारिश देखी गई, आंधी देखी गई, और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी नजर आई है। झांसी, मेरठ, मथुरा में भी तेज बारिश देखी गई। 24 शहरों में आंधी, ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है, और मार्च के महीने में शुरुआती दौर पर देखा जा रहा है कि मौसम के बदलते मिजाज को लेकर के कहीं फसलों को नुकसान तो कहीं फायदा भी पहुंचता नजर आया है। इसका सीधा असर किसानों पर भी देखा जा रहा है, और इसका असर आम लोगों पर भी नजर आ रहा है। मथुरा, हाथरस, एटा और आगरा, फिरोजाबाद में भी चेतावनी जारी की गई। मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, जालौन में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर बात हमीरपुर की कर ले या महोबा की कर ले, इसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी ओले पड़ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज में भी अलर्ट है। कानपुर देहात, कानपुर नगर और कासगंज के इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बुलंदशहर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी देखी जा रही हैं। बेमौसम बारिश से आलू की फसल को भी नुकसान होता नजर आ रहा है। बुलंदशहर, एनसीआर में भी देखा जा रहा है कि सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। तो बुलंदशहर में भी देखा जा रहा है कि कहीं कहीं भारी बारिश होने से जो चिंता की लकीरें हैं किसानों की, वो भी नजर आ रही हैं। गेहूं, आलू और सरसों की फसल पर इसका सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। तो बुलंदशहर, एनसीआर में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ना सिर्फ बुलंदशहर बल्कि सटे हुए जितने भी जिले हैं वहां पर भी बारिश देखी जा रही है। बेमौसम बारिश से परेशानी भी बढ़ती नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर, यूपी के कई जिले और इससे सटे कई जिलों में भी देखा जा रहा है कि बारिश से परेशान है किसान, और बेमौसम बारिश ने चिंता की जो लकीरें हैं वो बढ़ा दी हैं किसानों की। फिलहाल बताया जा रहा है कि कई फसलों को नुकसान तो कई फसलों को फायदा भी पहुंचता नजर आ रहा है। खास तौर पर आलू की फसल को नुकसान हो रहा है, गेहूं की फसल को नुकसान हो रहा है, जिसका सीधा असर आम जनमानस को पड़ता नजर आएगा। और ये भी देखा जा रहा है कि सब्जियों की जो फसलें हैं उनको फायदा होगा। तो कानपुर देहात, कानपुर नगर में भी बारिश है, हमीरपुर में भी बारिश हो रही है, इटावा में भी बारिश हो रही है। लगातार कहीं कहीं पर देखा जा रहा है कि ओलावृष्टि और
आंधी तूफान के आसार भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से लगातार जो अलर्ट है वो जारी किया जा रहा है, कहीं येलो तो कहीं ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। और आयुष्मान कार्ड बनाने में अव्वल है यूपी। राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर यूपी की योगी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड जारी किया गया है और एक और रिकॉर्ड बनता नजर आया है। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में यूपी सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। ये बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। इस वक्त की ये बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र की योजनाओं को लागू करने में यूपी सबसे अव्वल है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड जारी है और इसके साथ ही साथ 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला यूपी पहला राज्य बना है। तो यूपी की योगी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और केंद्र की योजनाओं को लागू करने में सबसे अव्वल सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नाम एक और जो नया रिकॉर्ड देखा जा रहा है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। तो केंद्र की योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जिसको लेकर के देखा जा रहा है यूपी ने पहला और अव्वल स्थान हासिल किया है आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में और इसके साथ ही केंद्र की योजनाओं को लागू करने में भी सबसे आगे उत्तर प्रदेश है और जिसका श्रेय बताया जा रहा है योगी सरकार को जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, यूपी सबसे पहला और अव्वल राज्य बन गया है। इसके साथ ही साथ यूपी की योगी सरकार के नाम ये नया और अहम रिकॉर्ड दर्ज किया गया। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में यूपी सबसे आगे हो गया है। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस और इससे पहले एक और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं। इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बीएसपी का मंथन। इस वक्त की ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, मंडल सेक्टर के प्रभारियों के साथ मायावती कर रही हैं चर्चा। लगातार देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के हर पार्टी अपनी अपनी तरह से ताकत जो है झोंकने में लगी हुई है। समीक्षा के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची भी बताया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी जारी करेगी। इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी का जो मंथन है वो देखा जा रहा है। मंडल सेक्टर के प्रभारियों के साथ लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती चर्चा करती नजर आ रही हैं। टिकट के दावेदारों के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। समीक्षा के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर सकती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और इसी खबर पर सलाहकार संपादक के बख्श सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार चुनाव भी नजदीक है और अब चूंकि देखा जा रहा है कि मायावती जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, समीक्षा के बाद बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट भी प्रत्याशियों की जो है वो जारी कर सकती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। देखिए, मायावती ने पूरा मन बना लिया है कि प्रत्याशियों की सूची शीघ्र से जारी कर दी जाए, इसलिए आज वो मंडल प्रभारियों की बैठक कर रही हैं और बैठक में तय हो जाएगा किस किस को टिकट दिया जाना है। और साथ ही यह है कि सेक्टर प्रभारियों को भी बुलाया गया है और टिकट के दावेदारों का नाम पर मंथन चल रहा है। समीक्षा के बाद जितने भी नामों पे मंथन हो चुका है उनकी सूची जारी कर दी है। एक खबर ये भी है, सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि मायावती पहले ऐलान कर चुकी थी कि हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि मायावती ने AIMIM जो उसी की पार्टी है उससे भी समझौता कर सकती है, गठबंधन कर सकती है और सूची इसी सोमवार या मंगलवार को जारी हो सकती है। दूसरी एक जानकारी आपको दे दूं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है।
हेलो। जी बिल्कुल बिल्कुल हेलो। बिल्कुल। हाँ, कल मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है और हमारे सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार 11 बजे राजभवन में होगा। बिल्कुल, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि मायावती हमेशा से ही एकला चलो की रणनीति पर काम करती नजर आई है, लेकिन अब जो कि खबर बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि AIMIM के साथ वो गठबंधन कर सकती है, तो इसका कितना फायदा, अगर ऐसा वो करती हैं तो इसका कितना फायदा बीएसपी सुप्रीमो को मिल सकता है? नहीं, अगर से समझौता कर लेती है तो मायावती को पहले भी मिलता रहा मुसलमानों का, और जब से ये इनके कई मुसलमान पार्टी छोड़ के चले गए हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जो इनके दिग्गज नेता होते थे, तो उनको उनके जाने से जो गठबंधन गए तो उनके वोट मुसलमानों के, उनको लोकसभा, आगामी लोकसभा में इनको काफी फायदा होने की उम्मीद है। वंदना। बिल्कुल सर, पूरी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से भी बताया जा रहा है, कई अहम जानकारी भी आपको दी। मंडल सेक्टर के तहत बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी हो सकती है, टिकट के दावेदारों के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मंथन के बाद बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट भी बीएसपी सुप्रीमो जारी कर सकती हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बीएसपी का मंथन जारी है। मंडल सेक्टर के प्रभारियों के साथ चर्चा की जाएगी, चर्चा के बाद ही पहली सूची जारी की जाएगी और टिकट के दावेदारों के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है, किसको टिकट दिया जाए और क्या कुछ नया किया जाए, जिसको लेकर के बीएसपी सुप्रीमो लगातार चर्चा कर रही हैं, मंथन कर रही हैं। और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस वैन रवाना हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने दिखाई है हरी झंडी और योजना भवन पर LED वैन को फ्लैग ऑफ किया गया है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने हरी झंडी दिखाई है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत 13 सदस्य की टीम मौजूद रही इस दौरान। तो योजना भवन पर LED वैन को फ्लैग ऑफ किया गया, साथ ही साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने हरी झंडी दिखाई। निर्वाचन आयुक्त समेत 13 सदस्यीय टीम भी इस दौरान मौजूद रही। राजधानी लखनऊ से यह खबर बता रहे हैं आपको, मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस वैन रवाना की गई है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने हरी झंडी दिखाई है और हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। योजना भवन पर LED वैन को भी फ्लैग ऑफ किया, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने हरी झंडी दिखाई है और हरी झंडी दिखाते मुख्य निर्वाचन आयुक्त नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख भी सकते हैं, योजना भवन पर LED वैन को रवाना करते नजर आए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस, इसका फ्लैग ऑफ यहां पर माननीय आयोग के द्वारा किया जाएगा और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उद्देश्य ये है कि सभी मतदाता जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम शामिल है, वो लोग मतदान करने के लिए निर्धारित तिथि को जरूर जाएं। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, लखनऊ से आपको ये खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, कल होगा योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर और अहम खबर, बेहद महत्वपूर्ण खबर, कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर लगा है विराम और अब बैठक जो कि बताया जा रहा है की जाएगी। कल सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और इस दौरान मुलाकात के बाद अब चूंकि ये खबर आ रही है कि कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। कल योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार किया जाएगा
बड़ी खबर बता रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण खबर है। कैबिनेट विस्तार को लेकर के लगातार जो अटकलें थी वो लगाई जा रही थी, कब होगा कैबिनेट का विस्तार, इस बात को लेकर के लगातार जो संशय था वो बना था, चर्चा की जा रही थी। और अब चूंकि ये खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ ने कल राज्यपाल से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद अब माना जा रहा है कि कल अब योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। और सलाहकार संपादक के बख्श सिंह इसी खबर पर है। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कैबिनेट विस्तार को लेकर के, इस पर अब जो कि मुहर भी लग गई है कि कल अब बैठक की जाएगी, बैठक के बाद कल ही विस्तार भी किया जाएगा। जो अटकलें हैं उस पर विराम भी लगता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जैसे वंदना, मैंने कल बताया था कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कल 12 बजे योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिले थे। उन्होंने 5 लोगों के अपनी लिस्ट भी सौंप दी थी। 3 राज्यमंत्री, 2 कैबिनेट मंत्रियों की बात थी। तो वो सूची को अब जो अटकलों का बाजार जो गर्म था उस पर विराम लग गया है। अंततः तय हो गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल 11 बजे के करीब होगा और राज्यपाल ने अनुमति भी दे दी कि 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो कल मंत्रिमंडल का ये विस्तार हो जाएगा, जिसमें 3 राज्य मंत्री होंगे, 2 कैबिनेट मंत्री होंगे और इसमें ओम प्रकाश राजभर का भी नाम शामिल है और दारा सिंह चौहान का भी नाम शामिल है और लोक दल के 3 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। वंदना, बिल्कुल सर, और ये भी देखा जा रहा था कि हमेशा से कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो चर्चा बनी थी, लेकिन नामों को लेकर विशेष तौर पर देखा जा रहा था कि किन नामों को इसमें शामिल किया जाएगा, कैबिनेट में कौन से वो नाम होंगे जो योगी कैबिनेट में रखे जाएंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। नहीं, राजभर और दारा सिंह के नाम तो चर्चा थी, पहले से भी थी, जिसपे अंतिम मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपनी सूची सौंप दी है, राज्यपाल ने समय दे दिया है। हाँ, ये नई बात है कि लोग अभी हाल ही में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का और लोकसभा चुनाव में समर्थन देने की बात कही। तो इसलिए लोक दल के भी 3 लोगों का नाम इस सूची में शामिल है। इसमें 3 लोग या 2 लोग होंगे, अभी तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन कुछ भाजपा के विधायक होंगे, लेकिन कुल मिला के ये निश्चित है कि 3 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त की ये बेहद अहम खबर बता रहे हैं आपको। कल सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद अब देखा जा रहा है कि कल योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। कई नामों पर मुहर भी है। दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर पर चर्चा के पहले से ही तय थी, लेकिन अब चूंकि कुछ नए नाम भी शामिल हुए हैं, कल देखा जाएगा कि कैबिनेट विस्तार में किन नामों को रखा गया है। तो कल सारे संशय से बताया जा रहा है कि पर्दा उठता नजर आएगा। योगी कैबिनेट में किन नामों को रखा गया है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये विस्तार किया जाएगा। तो तमाम अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है। कल सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और अब कल चूंकि देखा जाएगा कि कैबिनेट विस्तार होगा। और गुरुग्राम से खबर है। गुरुग्राम से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे और सभी विधानसभा में दफ्तर का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे मनोहर लाल। और दोपहर 2 बजे के करीब कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। तो गुरुग्राम से ये खबर बता रहे हैं, बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत भी करते नजर आएंगे। गुरुग्राम से ये खबर बता रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि विधानसभा में दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे सीएम मनोहर लाल।
तो गुरुग्राम से एक खबर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। विधानसभा में दफ्तर का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे और कार्यक्रम तकरीबन 2 बजे रखा गया है। तो बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये खबर बता देते हैं, राजनीति से दूर जाना चाहते हैं गौतम गंभीर। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से आगे चुनाव लड़ने से सांसद गौतम गंभीर ने मना किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी से सांसद हैं गौतम गंभीर और चूंकि अब देखा जा रहा है कि गौतम गंभीर ने हाईकमान से अपील भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, राजनीति से दूर जाना चाहते हैं गौतम गंभीर, राजनीति से दूरी बनाना चाहते हैं गौतम गंभीर और आगे चुनाव लड़ने से सांसद गौतम गंभीर ने पूरी तरह से मना कर दिया है। इसके साथ ही साथ पूर्वी दिल्ली के बीजेपी से सांसद है गौतम गंभीर और अब मना भी करते नजर आए हैं, राजनीति से दूरी बनाते भी दिखाई दे रहे हैं। गौतम गंभीर ने हाईकमान से कल मुलाकात की, हाईकमान से मुलाकात करने के बाद ये फैसला लिया है। फिलहाल देखा जा रहा है कि राजनीति से दूर जाने की जो बात है गौतम गंभीर ने कही है और आगे चुनाव लड़ने से भी सांसद गौतम गंभीर ने मना कर दिया है। तो पूर्वी दिल्ली के बीजेपी से सांसद है गौतम गंभीर और इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। गौतम गंभीर ने हाईकमान से मुलाकात की, मुलाकात के बाद ये फैसला लिया है। और दिल्ली से प्रवेश शर्मा इसी खबर पर है, क्या कुछ जानकारी है प्रवेश? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं गौतम गंभीर और कहीं ना कहीं चुनाव की जो पूरी रणनीति है वो परसों तय हो चुकी है। नामों का जो एक बंद लिफाफा है वो बन चुका है और लगता है गौतम गंभीर को शायद इस बात का अंदेशा हो गया कि इस बार उनका लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। इसी वजह से उन्होंने आज सुबह एक्स पर एक पोस्ट कर ये सूचना दे दी कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे राजनीति से मुक्त करे और जो अभी तक सेवा करने का मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी सांसद का नाम ना होने की वजह से ये सारी प्रक्रिया उन्होंने या ये कदम उठाया है और अभी बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में 7 में से 5 सांसदों का टिकट कटने जिसमें एक नाम गौतम गंभीर का स्पष्ट रूप से साबित हो गया है। जी बिल्कुल प्रवेश, लेकिन अचानक से इस तरह का फैसला ले लेना, क्योंकि समय बेहद कम है, लोकसभा का चुनाव सिर पर है और ऐसे में गौतम गंभीर का राजनीति से ही दूरी बना लेना और कह देना कि अब वो राजनीति में नहीं रहना चाहते, ये कई बड़े सवाल भी खड़े करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि अभी जो है चुनाव समिति की बैठक हुई, प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल थे, जेपी नड्डा थे, गृह मंत्री अमित शाह थे और नामों पर मोहर लग चुकी है। वो मोहर जो जिन नामों पे लगी है उनका खुलासा हो सकता है कि आज देर शाम या कल सुबह तक आपके सामने होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से एक खबर पहले से चल रही थी कि गौतम गंभीर का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि इन्होंने ये कदम जो है सुबह जो है आज अपने आप को ये कहे अपने आप को सुरक्षित करते हुए कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देता हूं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर संन्यास की घोषणा करनी थी तो ये बैठकों से पहले भी हो सकती थी। बिल्कुल प्रवेश, यही सवाल बहुत हैं और उठ भी रहे हैं, क्योंकि अगर संन्यास लेना था, दूरी बनानी थी तो पहले भी कही जा सकती थी ये बात। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से गौतम गंभीर ने राजनीति से दूरी बनाने की बात कही है। इसके साथ ही साथ हाईकमान से मुलाकात की और अपील भी की है उन्होंने, और बताया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने ये अपील की, राजनीति से दूर जाने की बात कही। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच गुरुग्राम से खबर आ रही है। गुरुग्राम से आपको ये खबर बता देते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ये खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से। विधानसभा में
दफ्तर का उद्घाटन करते नजर आएंगे सीएम मनोहर लाल। इसके साथ ही साथ दोपहर तकरीबन 2 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही साथ बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम का ये आयोजन होगा। हरियाणा के गुरुग्राम से आपको ये खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे और विधानसभा में दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। तो समय है 2 बजे का, जब कार्यक्रम का आयोजन होगा। और इसी बीच अयोध्या से खबर आ रही है। अयोध्या से आपको ये खबर बता दें, रामलला के दर्शन करने पहुंची पूरी गुजरात कैबिनेट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। गुजरात सरकार के मंत्री आज रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ सरयू नदी के तट पर तंबुओं की नगरी भी जाएंगे सभी नेता। तो पूरा गुजरात कैबिनेट आज अयोध्या पहुंचा है। रामलला के दर्शन करने पहुंची है पूरी गुजरात कैबिनेट और साथ ही मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचे हैं अयोध्या। और खबर यह भी है कि गुजरात सरकार के मंत्री आज रामलला के दर्शन करेंगे, सरयू तट पर भी जाएंगे। सरयू नदी के तट पर तंबुओं की नगरी भी सभी नेता जाएंगे। साथ ही साथ भगवान श्री राम के दर्शन पूजन भी करते नजर आएंगे। पूरी गुजरात की जो कैबिनेट है पहुंची है अयोध्या और श्री रामलला के दर्शन करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री साथ ही तमाम नेता रामलला के दर्शन करते नजर आएंगे। सरयू नदी के तट पर भी पहुंचेंगे, जहां पर तंबुओं की नगरी भी जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री और तमाम नेता पहुंचे हैं अयोध्या। गुजरात सरकार की पूरी कैबिनेट पहुंच चुकी है अयोध्या। श्री रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, सरयू तट पर भी जाएंगे। साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूजन अर्चन करेंगे और तमाम तरह की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी नजर आ रहे हैं। पूरा गुजरात जो कैबिनेट है पहुंचा है अयोध्या और अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो भारी तादाद में सिक्योरिटी भी देखी जा सकती है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अयोध्या से, जहां पर आपको गुजरात की कैबिनेट नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचे हैं, तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचे हैं। सरयू नदी के तट पर भी जाएंगे, जहां पर निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही साथ तंबुओं की नगरी भी जाएंगे। श्री रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरी गुजरात की कैबिनेट पहुंची है अयोध्या। भारी तादाद में सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी देखे जा सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। तो अयोध्या से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और ढोल नगाड़ों की आवाज भी आप सुन सकते हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। श्री रामलला के दर्शन करने के बाद सरयू नदी के तट पर भी जाएंगे तमाम नेता। इसके साथ ही साथ तमाम तरह की जो सुविधाएं वो भी देखी जा सकती है। सिक्योरिटी भारी तादाद में है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता देते हैं, मुख्यमंत्री आवास पर कुछ ही देर में शुरू होगी बैठक। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के लिए सीएम आवास पहुंचे हैं कोर ग्रुप के नेता और कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर
ये बैठक होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कोर ग्रुप की ये बैठक बेहद अहम है। इसके साथ ही साथ 21 मार्च को जो चुनाव होने हैं उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होना है इस पर भी मंथन किया जाएगा। कैसे क्या करना है, पूरी जो रणनीति है चुनाव के मद्देनजर वो भी देखी जाएगी। और साथ ही साथ कोर ग्रुप के नेता भी इस बैठक में शामिल होते नजर आएंगे। जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। सीएम आवास पर एक एक करके तमाम कोर ग्रुप के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। बैठक के लिए सीएम आवास पर कोर ग्रुप के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम आवास पर ये बैठक होगी। बैठक के लिए सीएम आवास पहुंच रहे हैं कोर ग्रुप के जो नेता हैं। दोनों ही डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होनी है और बैठक के लिए सीएम आवास पहुंचे हैं कोर ग्रुप के नेता। कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। कई विषयों पर चर्चा की जाएगी और कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर है। कौशलेंद्र, कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी। कोर ग्रुप के जो नेता हैं पहुंचे हैं सीएम आवास और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि पहले कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में रखा गया था, लेकिन वहां पे भीड़ ज्यादा होने के कारण जो है ये मुख्यमंत्री आवास से बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो किया गया। तो सभी नेता जो है जैसे बीजेपी की यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और जो दोनों डिप्टी सीएम है और तमाम वो जो कार्यकारिणी है यूपी प्रदेश की जो कार्यकारिणी के जो प्रभारी है तमाम लोग जो है वहाँ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी लोक भवन में कार्यक्रम करके फिर अपने आवास पे गए तो वहीं अचानक एक बैठक बुलाएगी। क्योंकि जो आप दूरी देखेंगे यूपी विधानसभा और बीजेपी कार्यालय तो नजदीक है, तो आज 11:30 बजे क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की पीसी भी है तो उन्होंने इस बैठक को वहां बुलाया। सभी लोग वहां पहुंचे हैं और उस बैठक में जो तमाम रणनीति है यूपी लोकसभा चुनाव है उसको लेके यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पे जो प्रत्याशी जो बनाए जाएंगे या तमाम जो संगठन के लोग हैं उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है तो इन सब चीजों को लेकर बैठक होगी। वहीं एमएलसी का जो चुनाव 21 मार्च को है तो उत्तर प्रदेश में जो है 13 विधान परिषद की सीटें खाली हो रही हैं तो उसमें चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और जो आपके इलेक्शन कमीशन द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है, जो आपत्तियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उसको जो दिया गया है उससे पूरी रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल, पूरी जानकारी देने के लिए कौशलेंद्र आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं सभी कोर ग्रुप के नेता और कुछ ही देर में बैठक होगी और बैठक में कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। अहम बैठक मानी जा रही है। 21 मार्च को एमएलसी के चुनाव होने हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर के, आम चुनाव को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। बैठक के लिए सीएम आवास पहुंचे हैं कोर ग्रुप के नेता और दोनों ही डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं और प्रदेश महामंत्री भी पहुंचे हैं। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से आपको ये खबर बता दें, पूर्व आईएएस करनैल सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं, आईएएस करनैल सिंह प्रमुख सचिव शिक्षा यूपी रहे हैं और राजनाथ सिंह के भरोसेमंद अफसर भी बताए जाते हैं करनैल सिंह, जिनका निधन हो गया है और रक्षा मंत्री ने उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो लखनऊ से ये खबर है, पूर्व आईएएस करनैल सिंह का निधन हुआ है और शोक संवेदना भी प्रकट करने पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। करनैल सिंह प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं राजनाथ सिंह के और राजनाथ सिंह के भरोसेमंद अफसर भी माने जाते हैं करनैल सिंह। इस वक्त की ये खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर रक्षा मंत्री ने उनके आवास जाकर श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये भावभीनी श्रद्धांजलि की देने की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं आपको।
राजनाथ सिंह की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आ रहे हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि है। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह के भरोसेमंद अफसर भी बताए जाते हैं कर्नल सिंह। और मेरठ से खबर आ रही है। मेरठ से आपको ये खबर बता देते हैं। इस वक्त की खबर, 7 साल से फरार चल रहा घोटालेबाज अरेस्ट किया गया है। तो गिरफ्तारी की गई है। 350 करोड़ के राशन घोटाले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ से आपको ये खबर बता रहे हैं। जिला पूर्ति कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर भी बताया जाता था शहनवाज, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। राशन कार्डों से कटी यूनिट का राशन आवंटन कराता था। इसके साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शिकायत की थी, जिसको लेकर के ये कार्रवाई भी देखी जा रही है। 7 साल से फरार चल रहा था। जांच में 350 करोड़ का घोटाला भी पाया गया। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में केस भी दर्ज किया गया था और पुलिस लगातार जो आरोपी की तलाश है वो कर रही थी। अब चूंकि देखा जा रहा है कि आरोपी जो फरार चल रहा था, गिरफ्तारी की जा चुकी है। मेरठ से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की 350 करोड़ के राशन घोटाले का आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। तो जिला पूर्ति कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर बताया जाता है शाहनवाज, और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। राशन कार्डों से कटी यूनिट का आवंटन भी कराता था शाहनवाज। तस्वीर भी आरोपी की आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस बात की शिकायत की थी। शिकायत के बाद देखा जा रहा है कि और राजीव शर्मा इसी खबर पर है। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 7 साल से फरार चल रहा 350 करोड़ के राशन घोटाले का आरोपी कल देर शाम सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि आरोपी शाहनवाज जिला पूर्ति कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था और वहां पर राशन कार्डों से कटी हुई यूनिट का जो आवंटन राशन का था वो कराकर बड़ा घोटाला किया था, जिसकी शिकायत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सीएम योगी से की थी। जिसके बाद सीएम योगी ने पूरे मामले की जांच एसआईटी को दी थी। और एसआईटी की जांच में ये सामने आया था कि शाहनवाज जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके द्वारा एक बड़ा घोटाला 350 करोड़ रुपए का किया गया है, जिसके आधार पर सिविल लाइन थाने में पूर्ति निरीक्षक के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। और उसी आधार पर जब मुकदमा दर्ज किया गया तो जांच की गई, उसमें जो आरोपी शाहनवाज पाया गया था वो फरार हो गया था। तभी से पिछले 7 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसे देर शाम सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। पूरी जानकारी देने के लिए राजू आपका शुक्रिया। इस वक्त की ये जो खबर है बता रहे हैं आपको मेरठ से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर फरार चल रहे आरोपी पर कार्रवाई की गई है। 7 साल से आरोपी फरार चल रहा था। इसके साथ ही राशन कार्डों से कटी यूनिट का राशन आवंटन कराता था। फिलहाल ये कार्रवाई की गई है। 7 साल से आरोपी फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और जांजगीर चांपा से खबर आ रही है। ये खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू है। जिले में बनाए गए हैं कुल 71 परीक्षा केंद्र। 26,497 बच्चे बोर्ड की परीक्षा देंगे। सीसीटीवी की निगरानी में ये परीक्षा कराई जा रही है। तो जांजगीर चांपा से आपको ये खबर बता रहे हैं, सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और परीक्षा केंद्र में निगरानी के तहत ये कराई जा रही है परीक्षा। जिले में कुल 71 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के 26,497 बच्चे बोर्ड की परीक्षा देते नजर आ रहे हैं और पूरी ही निगरानी जो कि देखी जा रही है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जा रही है। जांजगीर चांपा से आपको ये खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ये खबर है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर कुल 71 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और आज चूंकि देखा जा रहा है 10वीं की परीक्षा कराई जा रही है। कुल 71 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। और केंद्र सरकार के आयुष्मान कार्ड
आयुष्मान योजना के इंसेंटिव की राशि में बीएमओ के द्वारा बड़ा गोलमाल करने का मामला सामने आया। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के चिकित्सकों ने बीएमओ पर आरोप लगाया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत शासकीय अस्पतालों के चिकित्सक के द्वारा जिन मरीजों का उपचार किया जाता है उसके बदले उन्हें कुछ राशि इंसेंटिव के रूप में प्रदान की जाती है, लेकिन बीएमओ के द्वारा उक्त इंसेंटिव की राशि में गड़बड़ी करते हुए उन्हें मिलने वाली राशि में बड़ी कटौती करते हुए लगभग 4,30,000 की राशि जो कि सत्र 2021 और 22 का था अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया गया। और मामले की जो शिकायत है चिकित्सकों के द्वारा तत्कालीन सीएमएचओ से भी की गई थी, पर उन्होंने भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। दी गई है वहाँ के एक डॉक्टर की बाइट देखा मैंने, उनकी कुछ शिकायतें थी। ये घटना 21 और 22 की है और मेरे संज्ञान में अभी आया है, तो इस सिलसिले में मैं एक जांच समिति गठित कर रहा हूँ और जो भी नियम संबद्ध होगा, जिस ढंग से पैसा दिया जाता है उस ढंग से कार्रवाई होगी। जो आयुष्मान कार्ड का हमको जो इंसेंटिव आया था 2021-22 में, वो करीब 14 लाख आया था। 14 लाख में से वो सारे स्टाफ को बंटना था, उसमें डॉक्टर, सिस्टर्स और जो भी स्टाफ है हमारे नीचे वाले जितने भी हैं, सारे स्टाफ को 14 लाख बंटना था, है ना। उसमें से भी मतलब सारे डॉक्टर्स के नाम पे हमको 40 या 50 हज़ार ही देके हमको वो कर दिया गया। 50 हज़ार हमारे अकाउंट में आए। और पंखाजू क्षेत्र का मशहूर बरदा आश्रम, जिसमें हर साल इंग्लैंड से श्रद्धालु आते हैं और जिस वजह से इस आश्रम में लगने वाले मेले को अंग्रेजों का मेला के नाम से भी जाना जाता है, जहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं और इस जगह पर बिजली की समस्या की वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ मेले के जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बिजली की समस्या से पानी जो पीने वाला है, भंडारे में बनने वाला जो भोजन है बनाने बहुत समस्याएं आती हैं। वहीं विदेशी भक्तों को रहने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीच बीच में हम लोग हर गांव में जाके मेडिकल कैंप लगाते हैं, वहाँ फ्री निःशुल्क चिकित्सा हम लोग करवाते हैं। बिजली तो यहाँ पे है, लेकिन बिजली रहने के बाद भी बिजली का जो उपयोगिता है वो हम लोग ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लो वोल्टेज है, वोल्टेज एकदम कम है, वोल्टेज कम है। ये आश्रम के लिए सेपरेट कोई ट्रांसफार्मर नहीं है। कई बार यहाँ पे हमारे जो चुने हुए विधायक जी या सांसद जी बहुत बार यहाँ आए, बहुत बार हम लोग मौखिक उन लोगों से आवेदन किया, लेकिन उन लोग हर बार बोला है कि हम लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे, इस साल कर देंगे, नेक्स्ट ईयर कर देंगे। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ करीब 27-28 साल से आश्रम पे स्थित है। 1994 से यहाँ शुरुआत है। अपना परम गुरुदेव जय श्री 108 श्री बिंदवरी कृष्ण महाराज के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। जब से धीरे धीरे हमें अपने आश्रम में बहुत दूर दूरस्थ से भक्तगण आते हैं, वार्षिक उत्सव किया जाता है। इसके कारण हमें बिजली की अति आवश्यकता है। बिजली की कमी के कारण हमें बहुत सारे परेशानी को उठाना पड़ता है। और जिला खैरागढ़ के पुलिस विभाग के अंतर्गत पुराने थाने का जीर्णोद्धार कर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करके नवीन यातायात शाखा और महिला सेल शाखा का उद्घाटन नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के द्वारा किया गया। बहुत सारे संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से अस्थायी तौर पर जो पुराना खैरागढ़ थाना था उसमें यातायात शाखा और पुलिस बताया जा रहा है कि महिला सेल दोनों के लिए अभी एक अस्थायी व्यवस्था की है। बुनियादी ढांचे का होना किसी भी राष्ट्र के लिए अति आवश्यक भी बताया जाता है। पुलिस अधीक्षक और त्रिलोक बंसल ने बताया है कि जैसे जैसे संसाधन और फंड मिलते जाएंगे वैसे वैसे व्यवस्था भी दुरुस्त होती जाएगी। अभी तक यातायात शाखा और महिला सेल का संचालन अलग अलग थानों में किया जा रहा था और इन बुनियादी कारकों के अभाव में किसी राष्ट्र का विकास कर पाना असंभव बताया जा रहा है। नए ज़िले में हमारा ज़िला 1.5 साल से काम कर रहा है। यहाँ पर
चूँकि बहुत सारे संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आज हमने अस्थायी तौर पे जो पुराना खैरागढ़ थाना था उसमें महिला सेल और यातायात शाखा दोनों के लिए एक टेम्पररी व्यवस्था की है और उसका ही आज उद्घाटन हमने रखा है। और खबर डीडवाना से है, जहां पर बीमारियों को लेकर जिला अस्पताल में लगातार मरीजों की भीड़ भी बढ़ रही है। डॉक्टर के चैम्बर के आगे लंबी लंबी जो कतारें हैं मरीजों की, वो देखी जा रही है। कतारें लगने की वजह से अस्पताल में अव्यवस्था भी फैल रही है और कहीं ना कहीं मरीजों के बीच में जो आपसी कहासुनी है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। रोज हजारों मरीज अस्पताल में दिखाने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। सूत्रों के माने तो कई बार डॉक्टर छुट्टी पर भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से लंबी जो लाइनें हैं मरीजों की अस्पताल में बढ़ती दिखाई देती हैं और मरीजों को इंतज़ार भी करना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ माना यह भी जा रहा है कि इंतज़ार कर रहे मरीजों को वापस भी लौटना पड़ जाता है। लेकिन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसको लेकर के लंबे समय से अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली जा रही हैं और ये भी माना जा रहा है कि अब तक इस व्यवस्था जो अव्यवस्थाएं फैली हैं उसको लेकर के कोई भी समाधान अस्पताल प्रशासन ने नहीं किया है। अस्पताल में हर तरफ देखें तो उस तरफ लंबी लंबी जो लाइनें हैं मरीजों की वो देखी जा रही है, चाहे डॉक्टरों को दिखाना हो, चाहे दवा लेनी हो, चाहे ओपीडी हो या फिर हर चीज़ के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। तस्वीरें भी आपको डीडवाना से दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदेशा भी लगा सकते हैं। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।